नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हैं हमारे YouTube चैनल BST कॉमर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ GST को। और आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग में GST की ट्रीटमेंट कैसे होती है। लेकिन अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि GST आखिर होता क्या है और कैसे काम करता है वो। तो उस कॉन्सेप्ट को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं अकाउंटिंग के लॉजिकल क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ और अपनी स्टोरीज पे भी डालता रहता हूँ। तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये GST? GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कब लगाया जाता है? जब हम सप्लाई करते हैं गुड्स की, सर्विसेज की या फिर दोनों की। सप्लाई कवर्स मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, ट्रांसफर एटसेट्रा। दोस्तों, सप्लाई का मतलब सिर्फ यहाँ पे सेल्स से नहीं है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को भी सप्लाई कहा गया है, ट्रांसफ़र को भी सप्लाई किया गया है। अगर हम कोई गुड्स या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको भी सप्लाई कहा गया है यहाँ पे, एटसेट्रा। यानी कि और भी चीज़ें ऐसी हैं, और भी एक्टिविटीज़ को भी हम सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। GST लॉ में और भी इसे एक्सटेंड किया गया है सप्लाई की मीनिंग को। दोस्तों, GST के लिए ना एक अलग से एक्ट बनाया गया है, CGST एक्ट 2017, IGST एक्ट 2017। और यहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन इतनी वाइड क्यों है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ना क्या है कि ये GST के लिए एक अलग से लॉ बनाया गया है। तो लॉ मेकर क्या करता है ना कि जब भी कोई लॉ बनाता है ना तो उसमें हर एक वर्ड की ना बहुत ध्यान से क्लैरिफिकेशन देता है वो। क्योंकि क्या है ना कि लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, उनको पता है कि लॉ की वायलेशन कैसे करनी है। वो क्या करते हैं कि कोई भी अगर लॉ बना होगा ना तो उसमें कोई भी एक वर्ड चुन लेंगे जिसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, जिसकी इंटरप्रिटेशन हर बंदा अलग अलग देगा। तो वो कुछ और इंटरप्रिटेशन देंगे और देंगे तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो इससे गवर्नमेंट को ना बड़ा नुकसान होता है रेवेन्यू का। तो इसीलिए ना कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है तो उसमें हर एक वर्ड की बहुत ध्यान से क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, लॉ मेकर को देनी पड़ती है। इसी तरह ना गुड्स की भी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वाइड की गई है, उसमें सर्विसेज की भी अलग से इसमें डेफिनेशन दी गई है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ था? 1 जुलाई 2017। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब एप्लीकेबल हुआ था तो वो वाली डेट थी 8 जुलाई 2017। ये दोनों डेट अलग अलग क्यों हैं? दोस्तों, क्या होता है ना कि आपने धारा 370 के बारे में पढ़ा होगा। उसे हालांकि 2019 में अबॉलिश कर दिया गया है। तो धारा 370 में क्या था ना कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। जब भी कोई लॉ मेकर लॉ बनाता है ना तो वो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल हो जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो तब एप्लीकेबल होता था जब वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको अप्रूव कर देती थी। उसके बाद ही वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता था। तो इसीलिए दोनों की डेट अलग अलग है। यहाँ पे 1 जुलाई पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया, लेकिन 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हुआ। GST से पहले इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। टैक्सेस भी ना दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाता है ना वो एक इंडिविजुअल की इनकम पे लगाया जाता है या फिर उसकी एसेट पे लगाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किसी इंडिविजुअल या फिर किसी पर्सन की इनकम पे लगाया जाता है। वेल्थ टैक्स वो उसकी एसेट पे लगाया जाता है। और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स या फिर सर्विसेज पे लगाया जाता है। तो इंडिया में ना GST जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उससे पहले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, उनको बहुत सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ती थी। इससे उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती थी। और अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे।
तो हर एक इनडायरेक्ट टैक्स के लिए ना एक अलग से गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट बनाना पड़ता था, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन का भी खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। जब उसकी कलेक्शन की जाती थी तब भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, स्टाफ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम आती थी पहले के टैक्स रिजिम में। लेकिन जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ना जीएसटी में मर्ज कर दिया गया, सिवाय एक के, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को छोड़ दिया गया। कस्टम ड्यूटी अभी भी वैसा ही चल रहा है, और अभी भी कुछ ऐसे गुड्स हैं जिन पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी लग रही है, जैसे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक आइटम पे अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और उस पर जीएसटी भी लगता है। दोस्तों, जीएसटी एप्लीकेबल करने को तो कर दिया, लेकिन अब बात यह है कि जीएसटी आखिर लगाएगा कौन? तो इसका जवाब है प्लेस ऑफ कंजम्पशन। उसे प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। प्लेस ऑफ कंजम्पशन को प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। तो जिस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट तो लगाएगी ही लगाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जुरिसडिक्शन है वो तो ऑल ओवर इंडिया है, वो तो लगाएगी ही लगाएगी। लेकिन पूरा इंडिया स्टेट में भी तो डिवाइडेड है, तो जिस पर्टिकुलर स्टेट में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी तो वहां की स्टेट भी जीएसटी लगाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ जीएसटी: सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये तो तब लगाया जाता है जब हमारी सप्लाई विद इन द स्टेट हो, विद इन द स्टेट। इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई भी कहते हैं, इंट्रा स्टेट। और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट सेम होता है। जैसे कि अगर टोटल जीएसटी रेट अगर 18% है, तो वो 18% हाफ डिवाइड हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में। जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में ये रेट डिवाइड हो जाता है 99%। आईजीएसटी इज लेविड व्हेन प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड द स्टेट। यानी कि आईजीएसटी तब लगता है जब हम सप्लाई करते हैं किसी दूसरे स्टेट में। जीएसटी इज चार्ज बाय सप्लायर ऑन गुड्स एंड और सर्विसेज, गुड्स सर्विस या फिर दोनों की सेल वैल्यू पे, और उसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद जो वैल्यू आती है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है, हम जीएसटी उस पे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए अ डीलर इन पंजाब सेल गुड्स टू बी इन पंजाब। ए बी को सप्लाई कर रहा है पंजाब में, दोनों ही पंजाब के हैं, ए और बी दोनों पंजाब के हैं। कितने की सप्लाई कर रहे हैं? 10,000 की, और जीएसटी का रेट है 18%। तो सप्लाई जो हो रही है वो विद इन द स्टेट हो रही है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। और ये जो टोटल 18% है ना, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी में हाफ डिवाइड हो जाएगा। 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे। ये जो सीजीएसटी होता है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। और आईजीएसटी ये दोनों का रेवेन्यू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। ये दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर ए सी को गुड्स सप्लाई करता है जो कि दिल्ली का है, तो ए तो पंजाब का है, सी दिल्ली का है, सप्लाई जो हो रही है वो आउटसाइड ऑफ पंजाब हो रही है, आउटसाइड ऑफ स्टेट, तो आईजीएसटी चार्ज होगा पूरा का पूरा 18%। CGST is the revenue of central government and SGST is the revenue of state government। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और revenue collected under IGST is divided between central government and state government as per the rate specified by law। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसको हम बाद में जानेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं सप्लायर हूँ
मैं आपको गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करूँगा। उसी तरह आप किसी को फर्दर सप्लाई करते हो तो आपको भी वहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ से आप जीएसटी पे कर रहे हो, तो आपके ऊपर डबल डबल लायबिलिटी लग रही है। तो ऐसा नहीं है, वैल्यू एडेड टैक्स में ऐसा नहीं होता। तो आपको कितना टैक्स पे करना है, आपने जो अपने कस्टमर से जो जीएसटी कलेक्ट किया है ना, आप उसमें से वो वाला जीएसटी माइनस कर दोगे जो मैंने आपसे पहले से कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, तो समझ पा रहे हो आप? उसके बाद जो लायबिलिटी आपकी बचेगी ना, वही आपको पे करनी है गवर्नमेंट को। ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स में। और जो जीएसटी मैंने आपसे पहले से कलेक्ट कर रखा है ना, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप उसका क्रेडिट ले रहे हो, आप उसे फर्दर जब आप किसी कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करोगे तो उसको माइनस करके करोगे और फिर गवर्नमेंट को पे करोगे। तो ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स में। तो जीएसटी जो मैंने आपसे कलेक्ट किया है ना, उसको आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कहोगे और उसको आईटीसी भी कहते हैं, उसी को इनपुट जीएसटी भी कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे के एग्जाम्पल में हम लोग इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। आगे पढ़ते हैं। इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी कौन सा है? जो मैंने आपसे कलेक्ट किया है। और आउटपुट जीएसटी कौन सा है? जो आप अपने कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो। तो इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। इन अदर वर्ड्स, जीएसटी इज चार्ज ऑन वैल्यू एडेड ऑन ईच सेल। यानी कि अल्टीमेटली आप कितना पे कर रहे हो, जो मैंने आपसे गुड सप्लाई किए हैं उसमें आप वैल्यू एडिशन करके फिर सप्लाई कर रहे हो, तो जीएसटी जो अल्टीमेटली जो लग रहा है ना, वो उस वैल्यू एडिशन पे लग रहा है। इसीलिए इसे वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स जो वैल्यू एडिशन पे लगे। इनपुट जीएसटी मीन्स एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट you can deduct tax you have already paid on input from the output tax liability। यानी कि इनपुट जीएसटी को आप आउटपुट टैक्स में से माइनस करोगे, आउटपुट जीएसटी में से माइनस करोगे, तब गवर्नमेंट को पे करोगे। इसे एक एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करते हैं। ए जो है वो दिल्ली का है और वो सप्लाई करता है बी को, वो भी दिल्ली का है। कितने का सप्लाई कर रहा है? 10,000 रुपए का, और जीएसटी का रेट है 18%। तो वैल्यू जो है गुड्स की वो अभी 10,000 है। आपने सप्लाई किया तो जीएसटी लगा, और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी लगेगा, है ना? कितना? 9%, क्योंकि टोटल जीएसटी का रेट जो है वो 18% है और आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तो ये जो रेट है 18%, ये सीजीएसटी और एससीएसटी में हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो 900 रुपए सीजीएसटी के और 900 रुपए एससीएसटी के लगेंगे, और टोटल प्राइस हो गया आपका 11,800। अब आगे क्या होता है? उसने बी को सप्लाई कर दी। अब बी क्या करता है? जो उसे ए ने सप्लाई किया है उसमें वो वैल्यू एडिशन करता है। कितने की? 20% की। देन वैल्यू ऑफ गुड्स बिकम 12,000। तो अब उस गुड्स की वैल्यू कितनी है? 12,000 है। 12,000 कैसे आया? 10,000 इंटू 100 प्लस 20%, यानी टोटल 120% हो गया। तो 20% ऐड करने पर अब वो वैल्यू, अब उस गुड्स की वैल्यू 12,000 है। और ये सप्लाई कर रहा है सी को, जो कि दिल्ली का है। ये भी दिल्ली का ही है, बी भी दिल्ली का ही था, है ना? तो सीजीएसटी चार्ज करेगा वो और एसजीएसटी चार्ज करेगा। टोटल जीएसटी का रेट 18% है, तो दोनों में हाफ डिवाइड हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। अब उस गुड्स की वैल्यू है 14,160। और हाँ दोस्तों, ये जो वैल्यू एडिशन होगी ना, ये 11,800 पे नहीं होगी। ये वैल्यू एडिशन जो होगी ना, वो 10,000 पे होगी।
जो जीएसटी चार्ज करने से पहले की वैल्यू जो होती है ना, उस पर वैल्यू एडिशन होती है हमारी। क्योंकि क्या है ना कि वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं, पहले इसकी आपको पूरी क्लैरिफिकेशन दे दूं। वो जब टैक्स पे करेगा ना ये, तब समझ में आएगा आपको। ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि 12,000 10,000 की वैल्यू एडिशन हो गई। अब 10,000 का गुड्स जो है वो अब 12,000 का है, उस पर उसने CGST और SGST चार्ज कर लिया। अब उस गुड्स की वैल्यू जो है वो 14,160 है। अब भी टैक्स पे करेगा, है ना। उसका CGST पेबल कितना बन रहा था? 1,080। और CGST का क्रेडिट जो है ना वो माइनस कर देगा 900 रुपए। इसको हमें इनपुट CGST क्रेडिट कहना चाहिए। दोस्तों ये 900 रुपए कौन सा GST है जो A ने B से कलेक्ट किया था, है ना। रुकिए दिखा देता हूं। जब A B को सप्लाई कर रहा था तो उसने GST चार्ज किया था B से, B C से GST चार्ज कर रहा है, तो B को GST लायबिलिटी पे कर रही है ना। तो A ने जो उससे पहले से GST कलेक्ट कर रखा है ना, वो उसे अपनी लायबिलिटी में से माइनस कर देगा। CGST में से CGST का क्रेडिट माइनस कर देगा, जो CGST उसको पहले से ही उससे कलेक्ट कर रखा था, और SGST उसका 1,080 बन रहा है, तो जो SGST उससे पहले से कलेक्ट किया जा चुका है A के द्वारा, वो उसे माइनस कर देगा यहाँ पे। अब बाकी के जो 180 जो बचे हुए हैं ना, वो उसको पे करने हैं, बस बात खत्म। अल्टीमेटली वो 1,080 ही पे कर रहा है, क्योंकि 900 रुपए वो पहले पे कर चुका है ना, और 180 अब उसे देने हैं, तो टोटल 1,080 ही वो इनडायरेक्टली पे कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है? आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बी की तो लायबिलिटी हमें समझ में आ गई, ए को क्रेडिट क्यों नहीं मिला? बी का तो समझ में आता है कि ए ने बी को सप्लाई किया और बी ने सी को सप्लाई किया, है ना। तो बी ने तो वो वाला जो क्रेडिट है वो माइनस कर दिया, जो टैक्स उससे पहले से कलेक्ट किया जा चुका था, जो GST उससे ए ने पहले ही कलेक्ट किया था, उसे तो उसने माइनस कर दिया। लेकिन ए की तो लायबिलिटी पूरी की पूरी बन रही है, तो इसके साथ क्या नाइंसाफी हुई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज डीलर है ना। इसने किसी और से गुड्स खरीदा नहीं है, इसके अपने गुड्स थे, इसने अपनी जो भी है वैल्यू एडिशन की और उस पर GST चार्ज किया जब उसने बी को गुड्स बेचे। ठीक है जी। तो अगर ये भी किसी से गुड्स खरीदता तो इससे भी कोई GST कलेक्ट करता, तो वो इसकी लायबिलिटी में से माइनस करके तब वो गवर्नमेंट को पे करता। लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज डीलर है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको इसको क्रेडिट क्यों नहीं मिला? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये नेट GST लायबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मैकेनिज्म होता है। A is the first stage dealer of goods or service and hence does not have credit of CGST और SGST। ये बात मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दी है। अच्छा, अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई थी। इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही थी। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इंटर स्टेट सप्लाई का, जब हम सप्लाई किसी और स्टेट में करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए ए ऑफ दिल्ली, दिल्ली का ए दिल्ली के बी को सप्लाई करता है 10,000 रुपए की। GST का रेट है 18%। तो 10,000 की वैल्यू है गुड्स की, और उस पर वो GST चार्ज करता है, CGST चार्ज करता है 900, SGST चार्ज करता है 900। टोटल गुड्स की जो वैल्यू है अब 11,800 है। उसके बाद बी वैल्यू एडिशन करता है 20% की। उसके बाद गुड्स 12,000 के हो जाते हैं। अब वो सप्लाई करता है सी को, जो कि हरियाणा का है। बी जो कि दिल्ली का है,
वो सी को सप्लाई करता है और सी हरियाणा का है, यानी कि बी जो है वो आउटसाइड स्टेट सप्लाई कर रहा है, किसी और स्टेट में सप्लाई कर रहा है। तो गुड्स की वैल्यू अभी कितनी है? 20% की वैल्यू एडिशन करने के बाद 12,000, ठीक है। और सप्लाई वो जो कर रहा है, बी जो सप्लाई कर रहा है वो सी को कर रहा है, हरियाणा में सप्लाई कर रहा है, वो दिल्ली का है और हरियाणा में सप्लाई कर रहा है, तो IGST यहाँ पे चार्ज होगा। और टोटल गुड्स की जो वैल्यू है वो 14,160 रुपये है अब। तो अब इसकी नेट लायबिलिटी कितनी बनती है? बी की नेट लायबिलिटी कितनी बनती है? उसके ऊपर जो IGST की लायबिलिटी वो है 2,160 रुपये की। टोटल IGST उसने इतना चार्ज किया था अपने कस्टमर से, सी से इतना चार्ज किया था, और ए ने जो उससे पहले से कलेक्ट कर रखा है GST, CGST और SGST जो पहले से कलेक्ट कर रखा है, वो इसे यहाँ पे माइनस करके जो बचे हैं 360 रुपये वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है जी। इंट्रास्टेट का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं सी क्या कर रहा है। अब सी जो है वो हरियाणा का है। अब वो फर्दर वैल्यू एडिशन करता है 20% की, और अब उसकी वैल्यू एडिशन करने के बाद अब गुड्स कितने के हैं? 14,400 रुपये के। 12,000 इंटू 120%, 14,400 रुपये। अब गुड्स की इतनी वैल्यू है। और ये जो सी है वो किसको सप्लाई कर रहा है? डी को, जो कि हरियाणा का है। तो दोनों ही हरियाणा के हैं, विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है, तो CGST SGST चार्ज हुआ इतने का 1,296 रुपये का CGST और SGST दोनों चार्ज किया उसने। अब गुड्स की वैल्यू है 16,992। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें GST से मतलब है अभी। अब इसकी नेट लायबिलिटी कितनी बनती है ये देखते हैं। उसने CGST और SGST कितना चार्ज किया है? 1,296 रुपये। ठीक है जी। अब जो बी ने उससे पहले से GST चार्ज कर रखा है, जो IGST चार्ज कर रखा है ना, वो अब CGST में से और SGST में से माइनस करेगा। वो CGST जो टोटल उसका बन रहा था वो 1,296 बन रहा था, है ना। जबकि IGST का जो क्रेडिट बाकी है, जो टोटल बी ने सी से कलेक्ट किया है, जब वो उससे सप्लाई कर रहा था 2,160 रुपये उसने उससे कलेक्ट किए थे, सी से कलेक्ट किए थे, तो वो उसे यहाँ पे माइनस करेगा। लेकिन अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो इतना सा ही माइनस करेगा। बाकी का जो क्रेडिट है ना वो SGST में से माइनस होगा। SGST की जो लायबिलिटी है 1,296 तो यहाँ पे सेट ऑफ हो गए, और बाकी के जो 864 रुपये जो थे ना वो यहाँ पे सेट ऑफ हो गए SGST की लायबिलिटी में। अब उसे सिर्फ SGST पे करना है 432 रुपये। इतने की लायबिलिटी उसको पे करनी है। किसको? सी को। आगे पढ़ते हैं। GST is proposed to be levied at all stages right from the manufacture up to final consumption with credit of taxes paid at previous stage available as set off। यानी कि GST जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स तक चार्ज होता रहता है। हर एक अगले स्टेज वाला सप्लायर जो है ना वो पहले वाले सप्लायर्स को पे किया हुआ जो GST है उसका क्रेडिट लेता है। इन ए नटशेल, ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। और अल्टीमेटली जो टैक्स का जो बर्डन आता है, जो GST का बर्डन आता है, वो फाइनल कंज्यूमर पर आता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।